वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्सन्स की सोशल चेंज थ्योरी को देखा और उसमें देखा कैसे कमांड और डिमांड चेंज होती है तब सोशल चेंज होता है। कैसे उन्होंने थ्योरी में कहा डायनेमिक इक्विलिब्रियम और कहा मूविंग इक्विलिब्रियम। ये उनकी थ्योरी थी सोशल चेंज के रिगार्डिंग। अब हम बात करेंगे सोशल ऑर्डर की कि कैसे सोशल ऑर्डर को देखते हैं हॉब्स, कैसे सोशल ऑर्डर को देखते हैं डर्कहाइम, कैसे सोशल ऑर्डर को देखते हैं पार्सन। ये जो पूरा डिस्कशन है इसका जो जिस्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। हॉब्स ऑर्डर देखते हैं फियर और अथॉरिटी की वजह से, डर्कहाइम सोशल ऑर्डर देखते हैं मोरल बिलीफ एंड कलेक्टिव कंसाइंस की वजह से या कलेक्टिव बिलीफ की वजह से, जबकि पार्सन्स ऑर्डर देखते हैं शेयर्ड वैल्यूज एंड वैल्यू कंसेंसस की वजह से। इसमें क्या होता है, हॉब्स जैसा बोलते हैं उसका विरोध कौन करता है, डर्कहाइम, और कौन करता है, पार्सन्स। लेकिन डर्कहाइम और पार्सन्स के जो व्यूज हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं और पार्सन्स बोलते हैं कि हॉब्स के व्यू इनएडिक्वेट हैं। बस इतनी सी बात है। अब देखते हैं टेक्स्ट में क्या है। हॉब्स गेव सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। आपको जैसे मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया था तब बताया था कि हॉब्स ने कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। एज पर हॉब्स पीपल आर ड्रिवन बाय पैशन। इफ पैशंस आर अलाउड फ्री रेन, पैशन को के ऊपर कोई कंट्रोल ना किया जाए, दे वुड यूज एनी मीन्स, एनी मीन्स लॉजिकल इलॉजिकल हर एक मीन्स एट देयर डिस्पोजल, फोर्स और फ्रॉड टू सेटिस्फाई देमसेल्फ। तो अपने पैशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो एनिमल इंस्टिंक्ट फॉलो करेंगे। द नेट रिजल्ट वुड बी स्टेट ऑफ वॉर ऑल अगेंस्ट ऑल। तो अगर पैशन को फ्री रेन दे दिया जाए, ऐसे ही छोड़ दिया जाए व्यक्ति को उसके अपने आप पर, तो क्या होगा, हमेशा सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रहेगी, ऑर्डर नहीं रहेगा। और हम लोग क्या चर्चा करना चाह रहे हैं कि ऑर्डर कैसे आएगा। तो हॉब्स कहते हैं ये जो स्टेट है कि फ्री रेन दे दिया एज पर पैशन, तो वो होगी स्टेट ऑफ नेचर और एनिमल इंस्टिंक्ट। जैसे जंगल राज होता है जहाँ कोई भी किसी को मार के खा जाता है, जहाँ पर कोई रूल नहीं है, ऐसा ही सोच रहे हैं हॉब्स हो जाएगा अगर फ्री रेन दे दिया गया। दस टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स, तो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना है। मेक लाइफ मोर वर्थ लिविंग, और अगर कन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे तो लाइफ थोड़ी जीने लायक हो जाएगी। एंड गाइडेड बाय डिजायर ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन पीपल गेव अप देयर लिबर्टी। तो लोगों ने कहा यार कन्फ्लिक्ट को कम करते हैं, तो लिबर्टी को छोड़ दिया। एंड एंटर इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। किससे? अपनी लिबर्टी दी तो लिया क्या उन्होंने वापस में? सिक्योरिटी। तो कुछ राइट्स दे दिए लेकिन सिक्योरिटी ले ली। मीन्स कन्फ्लिक्ट हो गए कम, बस राइट्स अपने सरेंडर कर दिए। और एक चुन लिया अपने बीच कोई रूलर। विद देयर फेलोज दे सबमिट टू अथॉरिटी, देखिए अथॉरिटी ऑफ रिजल्ट और गवर्निंग बॉडी इन रिटर्न फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एग्रेशन फोर्स और फ्रॉड। ये कहा आप हमारी लिबर्टी ले लीजिए लेकिन हमें कुछ प्रोटेक्शन दे दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसीलिए इसको कहा गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में गिव एंड टेक रिलेशनशिप हुआ। गिव क्या हुई, हमसे कुछ हमारे राइट्स ले लो, और उन्होंने लिया क्या लोगों ने, प्रोटेक्शन। और इस गिव एंड टेक रिलेशनशिप को सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, इसलिए कहा जाता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। और इन्होंने एक अपना रूलर भी चुना या अथॉरिटी को चुना। बस ये रही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो कि सोशल ऑर्डर बनाने में मदद करती है एज पर हॉब्स। हॉब्स प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ ह्यूमन एज रेशनल। अब हॉब्स कह रहे हैं ह्यूमन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कुछ अपने राइट्स दिए और वापसी में क्या लिया, प्रोटेक्शन, शांति। तो अगर ह्यूमन ऐसा कर रहा है मीन्स वो रेशनल होगा। रेशनल, सेल्फ सेंट्रिक। सेल्फ सेंट्रिक क्यों? उसे नहीं पढ़ना बवाल में, उसे अपनी जिंदगी सही से जीनी है। एंड कैलकुलेटिंग, दे फॉर्म एन ऑर्डर्ड सोसाइटी। इसी वजह से एक ऑर्डर बना हुआ है सोसाइटी में। थ्रू फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तो फियर रहता है लोगों को, यार कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बवाल रहेगा, तो हम अपने राइट्स दे देते हैं और प्रोटेक्शन ले लेते हैं क्योंकि कन्फ्लिक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस खराब होते हैं। ये कह रहे हैं हॉब्स। बोले सोशल ऑर्डर अगर है सोसाइटी में वो डर और भय के कारण है, ना कि मोरलिटी के कारण। मोरलिटी के कारण नहीं है। जबकि डर्कहाइम कह रहे हैं सोशल ऑर्डर है तो मोरल कमिटमेंट्स के कारण, शेयर्ड वैल्यूज के कारण। डर्कहाइम्स व्यूज पीपल एक्ट इन रिस्पॉन्स टू मोरल कमिटमेंट्स। मीन्स ये कह रहे हैं पीपल डर की वजह से एक्ट नहीं करते हैं, एक ऑर्डर में नहीं रहते हैं, वो कलेक्टिव कंसाइंस की वजह से ऑर्डर में रहते हैं। मीन्स सोसाइटी एक तरीके से सोचती है, एक कलेक्टिव मोरलिटी होती है सोसाइटी की, उस फ्रेमवर्क में ही सोशल ऑर्डर बना रहता है, ना कि भय या डर जैसा कुछ है। एंड ओबेइंग सोशल रूल्स, और इसी वजह से रूल्स को फॉलो किया जाता है बिकॉज दे बिलीव देम टू बी राइट। तो एक सोसाइटी के जो रूल बने हुए हैं, सोसाइटी की एक सोच है,
उसको लोग राइट समझते हैं, सही समझते हैं, इसलिए सोशल ऑर्डर बना हुआ है। अब देखिए, जैसे डर्कहाइम की हर एक थ्योरी में सोसाइटी ही वजह होती है, चाहे सुसाइड हो, चाहे रिलीजन हो, चाहे सोशल फैक्ट हो, ऐसे ही सोशल ऑर्डर को भी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, कि सोसाइटी है तो सोशल ऑर्डर है, सोसाइटी सोच रही है तो सोशल ऑर्डर है। अब देखते हैं पार्सन्स क्या कहते हैं। पार्सन्स व्यू हॉब्स पिक्चर ऑफ पीपल परस्यूइंग पर्सनल एंड्स restrained only by sovereign power fails to provide an adequate explanation। ये कह रहे हैं हॉब्स आप जो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये एडुकेट नहीं है, इनएडुकेट है। गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन इनएडुकेट बता रहे हैं, मींस इसके साथ कुछ और होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्सन्स बिलीव दैट ओनली ए कमिटमेंट टू कॉमन वैल्यूज, बोले एक इंडिविजुअल कमिटेड होता है कॉमन वैल्यूज के प्रति, मींस जैसी कुछ डर्कहाइम बात कह रहे हैं वैसी ही कुछ पार्सन्स बात कह रहे हैं। प्रोवाइड बेसिस फॉर ऑर्डर इन सोसाइटी, बोले कॉमन वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट है इसीलिए ऑर्डर बना हुआ है, ना कि भय या डर अकेला कुछ है। He also points out that value consensus from the fundamental integrating principle in society, यहाँ पर सही कर लीजिए, फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। तो वैल्यू कंसेंसस की वजह से इंटीग्रेशन है सोसाइटी में। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इफ मेंबर्स आर कमिटेड टू सेम वैल्यूज, एक कलेक्टिव कंसाइंस है, सेम वैल्यूज के प्रति कमिटेड हैं, दे विल टेंड टू शेयर कॉमन आइडेंटिटी, तो वह एक जैसे ही एक दूसरे को समझेंगे। विच प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर यूनिटी एंड कॉपरेशन, इस वजह से यूनिटी एंड कॉपरेशन है और इसी वजह से ऑर्डर है। तो क्या जिस्ट क्या है? फ्रॉम शेयर्ड वैल्यूज डिराइव्ड कॉमन गोल, बस ये बात है। ये सेंटेंस हम पहले रीड कर चुके हैं, इसका यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। इन एसेंस व्हाइल हॉब्स एम्फसाइजेस फियर एंड रीजनल सेल्फ इंटरेस्ट, तो ये कह रहे हैं अगर ऑर्डर है तो सेल्फ इंटरेस्ट और फियर की वजह से है। कौन कह रहा है? हॉब्स। एज द बेसिस फॉर ऑर्डर डर्कहाइम हाइलाइट्स मोरल अडरेंस या कलेक्टिव कंसाइंस, एक ही बात है, कलेक्टिव कंसाइंस। पार्सन्स चैंपियन शेयर्ड वैल्यूज एंड कंसेंसस एज द क्रूशियल एलिमेंट फॉर स्टेबल एंड इंटीग्रेटेड सोसाइटी। तो सोशल ऑर्डर है, उसके कारण अलग अलग हैं, शब्द अलग अलग दिए हॉब्स ने, डर्कहाइम ने और पार्सन्स। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल सिस्टम कंसेप्ट ऑफ पार्सन। सोशल सिस्टम की क्या क्रिटिसिज्म? सोशियोलॉजी ऑफ कंफ्यूजन एंड इनकंसिस्टेंसी, ये बोला जाता है। C. Wright Mills argued that Parsons was inconsistent, particularly regarding the introduction of the organismic system। मिल्स साहब कहते हैं पार्सन्स कहाँ से ये ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम ले आए ये तो किसी को भी नहीं पता। इसके पीछे की MBA महाविकास अघाड़ी तो किसी को नहीं पता, मीन्स मोटिवेशन, वैल्यूज और एक्शन तो आपने बताया ही नहीं, आप अचानक से ले आए और उसको अप्लाई कर दिया। आफ्टर इनिशियली आउटलाइनिंग 3 सिस्टम, जैसा कि आपने किया था शुरुआत में 3 सिस्टम में, उसका आपने ओरिजिन बताया था MBA के रिस्पेक्ट में, ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम में आपने MBA बताया ही नहीं। एसोसिएटेड विद करस्पॉन्डिंग सोशल एक्शन, मिल्स फेल्ट ही डिड नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन द रूट्स और ऑरिजिन, समझिए रूट्स और ऑरिजिन, रूट्स और ऑरिजिन क्या है यहाँ पर? महाविकास अघाड़ी। ऑफ दिस 4th सिस्टम, मीन्स ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम की रूट्स तो आप बताए ही नहीं है। लीडिंग टू ए सेंस ऑफ सिस्टम विदाउट रूट्स, तो ऐसा है इन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया, ये पेड़ मानिए, ये यहाँ पर रूट्स कुछ भी नहीं बताई, बस ऐसा है, इसको धक्का देंगे गिर जाएगा। तभी इनकंसिस्टेंट है, कंफ्यूजिंग है कि जो काम सोशल सिस्टम कर रहा था अब वो आप ऑर्गेनिज्मिक सिस्टम से कराने लगे, ऐसे कैसे हो गया, ये भी कंफ्यूजन है। फिर इनकी सोशोलॉजी को कहा जाता है टेलियोलॉजिकल। मिल्स क्रिटिसाइज्ड पार्सन्स फॉर बीइंग टेलियोलॉजिकल, मीनिंग द एंड डिफाइंस द मीन्स। This implies that phenomena are explained by the purpose they serve rather than their actual causes। ये कह रहे हैं अगर कोई फिनोमेना है तो उसके इफेक्ट्स को ही कॉज बताने की भूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेइंग सोसाइटी एग्जिस्ट टू मेंटेन ऑर्डर, ये कह रहे हैं सोसाइटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पीछे कहानी क्या है? ऑर्डर मेंटेनेंस। मीन्स क्या कह रहे हैं कि जरूरत किसकी होगी? मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, या लिख लीजिए सोशल ऑर्डर लिख लीजिए। ये बोल रहे हैं कि पार्सन्स क्या बोल रहे हैं? सोशल ऑर्डर की जरूरत हुई जिस वजह से सोसाइटी बन गई, ये पार्सन्स का व्यू है। जबकि होता क्या है? सोसाइटी होती है पहले जिसकी बाद सोशल ऑर्डर होता है, मीन्स सोशल ऑर्डर तो एक इफेक्ट है ना कि कॉज, इसीलिए इसको बोल रहे हैं टेलियोलॉजिकल। फॉर एग्जाम्पल सेइंग सोसाइटी एग्जिस्ट टू मेंटेन ऑर्डर एक्सप्लेन्स ऑर्डर बाय इट्स पर्पज नॉट इट्स काउजल मैकेनिज्म्स। इनकी सोशोलॉजी को टोटोलॉजिकल भी कहा जाता है। Mills also argued that Parsons' explanations were often tautological, explaining concepts by simply restating them in a different words without offering new insights। कुछ भी नया नहीं बताया इन्होंने अपनी थ्योरी में, बस घुमा घुमा के एक शब्द बार बार बोलते रहे, नए नए शब्द एक ही मीनिंग दे रहे हैं। जैसे पार्सन्स की जो 1 बुक है उसको जो है 600 पेजेस की, उसको मिल्स कितने उसमें लिख दिए हैं? 1 पैराग्राफ में।
तो समझिए एक पैराग्राफ की चीज अगर 600 पेजेस में लिखी जा रही है तो उसमें हुआ क्या होगा, टोटोलॉजी होगी और क्या, घुमा घुमा के एक ही बात बार बार कही गई होगी। As per Mills, his theory is vague and abstract as Parson borrowed various terms from other subjects, but he gave his own meaning, which creates unnecessarily confusion in the minds of reader। आप समझिए वही वाली कहानी की इंजीनियर्स को परेशान करना है, तो जहाँ पे मोरल एक्शन है वहाँ पर मोरलिटी है ही नहीं, मीन्स ऐसा शब्द दे दिया इन्होंने जिसका वहाँ मीनिंग नहीं निकल रहा है। मोरल एक्शन में कुछ भी मोरल नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने मोरल लिख दिया। तो ऐसे ही कहीं का शब्द उठाया कहीं पे चिपका दिया, किसी की थ्योरी उठाई अपने में रख ली और उसको ग्रांड थ्योरी बोलने लगे। तो ये इनका एक बहुत बड़ा क्रिटिक है। दूसरा क्रिटिक क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूटी एंड स्टेटस क्यू। आप देख रहे हैं अभी तक कोई भी कन्फ्लिक्ट की बात शायद पार्सन की थ्योरी में नहीं आई। हमने एक कन्फ्लिक्ट पढ़ा भी था डाइवोर्स रेट का, वो भी इसको फंक्शनल मान गए, बोले रीमैरिज पे भरोसा करती है अमेरिकन सोसाइटी। पार्सन्स थ्योरी इज ऑफन सीन एज व्हील्ड स्टेटस क्विस्ट। स्टेटस क्विस्ट तो हैं लेकिन व्हील्ड हैं और कंजर्वेटिव ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन सोशल कंटिन्यूटी, इक्विलिब्रियम एंड इंक्रीमेंटल चेंज। चेंज भी है वो भी इंक्रीमेंटल, और सोशल कंटिन्यूटी तो है ही है, इक्विलिब्रियम तो देख ही रहे हैं। राल्फ डारेंडॉर्फ आर्ग्यूड दैट ही नेग्लेक्टेड रिवॉल्यूशनरी चेंज। तो डारेंडॉर्फ साहब कहते हैं कि इन्होंने रिवॉल्यूशनरी चेंज को नेग्लेक्ट कर दिया और ऑर्गेनाइज्ड कन्फ्लिक्ट फोकसिंग इंस्टेड ऑन हाउ चेंज लीड्स टू कंटिन्यूटी रादर देन ब्रेकडाउन। तो ये बस कंटिन्यूटी पर फोकस कर रहे हैं, कैसे चेंज कंटिन्यूअस सोसाइटी बना रहा है, ना कि ब्रेकडाउन को ये बता रहे हैं। दिस इज एट्रीब्यूटेड टू हिज फंक्शनल पर्सपेक्टिव। और ये कह रहे हैं ये तो हर एक फंक्शनलिस्ट करता है, आप क्या है इसमें कुछ नहीं आता। मार्क्सिस्ट सोशलॉजिस्ट क्या करें, क्रिटिसाइज इट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट और क्लास एंटागोनिज्म। वही बात, आप क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्लास एंटागोनिज्म के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं, सबको फंक्शनल मार रहे हैं। कंसेंसस एज कन्फॉर्मिटी, जर्गन हैबरमास। Habermas challenged Parsons' notion that integration and order are maintained purely through consensus। अब समझिए, Habermas कह रहे हैं जो इंटीग्रेशन और ऑर्डर दिख भी रहा है समाज में वो बस दबाव की वजह से है। आपने स्कूलिंग ऐसी करी है, बच्चा अगर बात मान रहा है पिता की तो कुछ उस पर प्रेशर है, दबाव है, आप उसको फंक्शनल मत मानिए। वो प्रेशर हटा के देखिए बच्चा कन्फ्लिक्ट, आपको कन्फ्लिक्ट दिख जाएगा सोसाइटी में। तो सोसाइटी तो दबाव की वजह से ऑर्डर में है। तो आप देखते हैं क्या है, Habermas argued that सोसाइटल हार्मनी ऑफर रिजल्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स बीइंग स्कूल्ड। या तो उन्हें भ्रम में रखा गया है या उसी तरीके से उनको सिखाया पढ़ाया गया है कि आपको फंक्शनल रहना है, कन्फ्लिक्ट की तो बात करनी ही नहीं है, एक प्रेशर है ऊपर से। इनटू डिसिप्लिन एंड कन्फॉर्मिटी थ्रू इंस्टीट्यूशंस लाइक मीडिया एंड एजुकेशन। तो मीडिया एंड एजुकेशन क्या बता रही है, सब चीज़ फंक्शनल है, सब चीज़ बढ़िया है, सब चंगा है। ऑफन बैक्ड बाय द इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ फोर्स। तो और लोगों को डर भी रहता है कि कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, पता लगा इनकाउंटर हो गया। एग्जाम्पल, इन इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन कन्फॉर्मिस्ट। और जो भी इनकी बात को नहीं मानता है उसको तो जेल में डाल देते हैं, तो उसकी बात तो खुल के आएगी नहीं नॉन कन्फॉर्मिस्ट की कभी, क्योंकि वो तो जेल में सड़ रहा है। दिस सजेस्ट दैट सोशल ऑर्डर माइट बी मेंटेन थ्रू कोर्सन रादर देन जेन्युइन एग्रीमेंट। आप जो सोशल ऑर्डर थ्योरी दे रहे हैं, वैल्यू कंसेंसस की बात कर रहे हैं, ये सब भ्रम है, आप ये गलत है, आप पागल बना रहे हैं। वास्तव में तो कोर्सन है, फोर्स है, जिसकी वजह से सोशल ऑर्डर समझ में आ रहा है। ये फोर्स हटाइए, आपको सब पता लग जाएगा। ये कौन कह रहा है, जर्गन हैबरमास। हैबरमास है कौन, क्रिटिकल सोशलॉजिस्ट। ये कह रहे हैं वैल्यूज आर कोर्सिवली इंजेक्टेड इनटू माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल थ्रू एजुकेशन, फैमिली, मास मीडिया, विच आर कल्चरल इंडस्ट्रीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाई स्टेट। तो ये कल्चरल इंडस्ट्री है, मीन्स ये इंफॉर्मेशन दिए पड़ी है सोसाइटी में, इंफॉर्मेशन पे इंफॉर्मेशन, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है उस कल्चरल इंडस्ट्री को, स्टेट। तो इसको कल्चरल इंडस्ट्री क्यों कहा गया, ये समझिए आप। कल्चरल इंडस्ट्री, आपने एक टॉय की इंडस्ट्री देखी होगी, जैसे टॉय की इंडस्ट्री, तो इसको कौन कंट्रोल करता है, मान लिया एक कैपिटलिस्ट। यहाँ पे कंट्रोलर कौन है कल्चरल इंडस्ट्री का, मान लिया स्टेट। ठीक है, मैं एक एनालॉजी ड्राइव करूंगा, दोनों में आप समझ जाएंगे। ये यहाँ पे टॉय इंडस्ट्री, यहाँ पर है कैपिटलिस्ट। देखिए कैपिटलिस्ट चाहता है तो इंडस्ट्री से क्या निकलता है, टॉय बन, वैसा ही बहुत सारे टॉय निकलते चले जाते हैं, टॉय बन टॉय बन टॉय बन, एक असेंबली लाइन पर सब टॉय बन, टॉय टू टॉय टू टॉय टू, टॉय थ्री टॉय थ्री टॉय थ्री, मीन्स सिमिलर चीजें निकलती हैं। और चाह कौन रहा है, कैपिटलिस्ट। ऐसे ही स्टेट चाह रही है कि कल्चरल सिस्टम एक इंडस्ट्री की तरीके से काम करे और एक टाइप की इंफॉर्मेशन दे, इंफॉर्मेशन वन, इंफॉर्मेशन वन, इंफॉर्मेशन वन, इंफॉर्मेशन टू, इंफॉर्मेशन टू, इंफॉर्मेशन टू, मीन्स सब इंफॉर्मेशन एक जैसी ही आए। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएंगी, एजुकेशन सिस्टम और मीडिया से। तो इंडस्ट्री से कैसी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, सब चंगा है सी,
यहाँ पर भी चंगा है, यहाँ पर भी चंगा है, यहाँ पर भी चंगा है। अगर सब चंगा है तो क्या नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं समाज में। बस ये बात आपको बतानी है, इस इंडस्ट्री से एक ही बात निकालनी है, एक ही इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब एक जैसा है, वो भी सब चंगा। जैसे लड़कियों की स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, अगर एक लड़की कोई बोर्ड टॉप कर गई तो बस उसकी खबर पूरे देश में जाएगी कि एक लड़की ने किया बोर्ड टॉप। जबकि पर डे बहुत सारी लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं, उसको तो ये कल्चरल इंडस्ट्री दिखाती ही नहीं है। दिखाती क्या है, बस ये, जिसको दिखाना कौन चाहता है, स्टेट। स्टेट इसको क्यों दिखाना चाहता है, स्टेट अगर रियलिटी दिखा देगा तो लोग स्टेट को हटाने की कोशिश कर देंगे। ये व्यू है किसका, क्रिटिकल सोशोलॉजिस्ट का। फिर देखते हैं, पार्सन्स ग्लोरीफाइज अमेरिकन सोसाइटी वेरी मच। जैसे कि हाई डाइवर्स रेट्स इन अमेरिकन सोसाइटी सिग्निफाई दैट अमेरिकन एसोसिएट हाई वैल्यू विद सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक मैरिज एंड फैमिली। तो पार्सन्स कह रहे हैं अगर वहाँ पे डाइवोर्स रेट है तो आप इसको कन्फ्लिक्ट तो बिल्कुल ना माने। अगर कन्फ्लिक्ट नहीं मानेंगे तो क्या कह रहे हैं, क्या मानने को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप मैरिज और फैमिली सिस्टम पर उनका विश्वास देखिए कि एक फैमिली से हटे तो दूसरी फैमिली पकड़ ली, एक मैरिज से हटे तो दूसरी मैरिज कर ली। मैरिज ने ही तो डाइवोर्स लेने की आजादी दी, मीन्स रीमैरिज के कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। लो डाइवोर्स रेट मीन्स, आप कह रहे हैं आपकी सोसाइटी मान लिया इंडियन सोसाइटी, यहाँ पर लो डाइवोर्स रेट है, तो इसका मतलब क्या है, नो बिलीव ऑन मैरिज और रीमैरिज, सो विलिंग टू कंप्रोमाइज ऑन बैड मैरिज। तो ये कह रहे हैं आपकी मान लिया बैड मैरिज थी, ठीक है, तो बैड मैरिज में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो आप डाइवोर्स लीजिए या आप स्टे इंटैक्ट उसमें बने रहिए। अब ये कह रहे हैं आपकी इंडियन सोसाइटी में ये तो हो नहीं रहा, मीन्स ये हो रहा है। अब वो कह रहे हैं अगर आप उसी बैड मैरिज में इंटैक्ट हैं तो इसका मतलब क्या है, आप मैरिज सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। आपकी सोसाइटी में मैरिज को बहुत बेकार समझा जाता है, मीन्स आप री मैरिज पर भी कहीं ना कहीं शक कर रहे हैं। आप इसलिए शक कर रहे हैं कि यार एक मैरिज ने तो जिंदगी इतनी खराब कर दी, तो दूसरी मैरिज होगी वो तो कितनी जिंदगी खराब कर सकती है। मीन्स आपके यहाँ मैरिज सिस्टम पर भी भरोसा नहीं है। लेकिन बात करें अमेरिकन सोसाइटी की, एज पर पार्सन्स, वो कह रहे हैं हमारी सोसाइटी में तो स्टे इंटैक्ट तो कोई रहेगा नहीं, डाइवोर्स ले लेगा, और डाइवोर्स लेके फिर से वो रीमैरिज कर रहा है, मीन्स वो तो मैरिज सिस्टम पर भरोसा कर रहा है। मतलब एक खराब हुई तो क्या हुआ, दूसरी सही होगी। ये बात है पार्सन्स की, और यही इनका क्रिटिक है कि आप कन्फ्लिक्ट वाली चीजों में भी फंक्शनलिटी को देख लेते हैं। एज पार्सन्स theory is formed on the basis of study of American society, hence it is by and large applicable in the same society, hence it is not universally applicable। तो इनका एक क्रिटिक ये है कि पार्सन्स खुद ही कहते हैं इनकी थ्योरी अमेरिकन सोसाइटी को देखकर बनाई गई, तो इनके क्रिटिक कहते हैं कि आप उसी पर अप्लाई करिए इसको, जो भी कुछ है सोशल सिस्टम, सोशल एक्शन, क्यों पूरे वर्ल्ड पर अप्लाई करने की बात कर रहे हैं, तो इसको यूनिवर्सल मत बनाइए, इंडिया चाइना पर मत अप्लाई करिए। एक और क्रिटिक है, ग्रांड फंक्शनल थ्योरी विद लिटिल प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ये कह रहे हैं फंक्शनल तो है, ग्रांड भी है आपकी वजह, आपके कहने से, लेकिन शायद ये धरातल पर कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी इसकी कुछ भी नहीं है। एंड लो ऑन एम्पायरिकल टेस्टेबिलिटी, और इस पर कुछ भी डेटा बेटा भी नहीं कलेक्ट कर सकते। डारेंडॉर्फ कॉल्ड हिज कंसेप्शन एज यूटोपियन, ये कुछ दिमाग की बात है और कुछ भी नहीं, यूटोपियन है, जैसे मार्क्स का कम्युनिज्म है वैसे ही आपका कुछ है और कुछ भी नहीं। Merton says that this grand theory does not have a base of empirical reality। वही बात, empirical reality है ही नहीं। Merton termed a grand conception as futile and sterile। तो Merton कह रहे हैं ये futile है, sterile है। Merton takes much realistic view and he concluded latent function as well as dysfunction in his analysis। तो ये कह रहे हैं latent function dysfunction की बात करिए, ये grand function की बात मत करिए। तो Merton इनके दुश्मन नंबर 1 है, जैसे आपको पता था। क्यों है, इनकी मैं कहानी फिर से आपको यहाँ पर बता दूँ। पार्सन्स हैं, पितरिम सोरकिन हैं, जो आपस में लड़ते रहते थे। एक कहता था आप छोटी छोटी थ्योरी क्यों दे रहे हैं, और ये ग्रांड थ्योरी देना चाहते थे। तो सोरकिन का एक चेला हुए, वो भी रशियन थे और ये भी रशियन, दोनों सेम नेशनलिटी के थे। उनका नाम था R.K. मर्टन। तो पितरिम सोरकिन ने अपने चेला को मनाया और ये कहा आप पार्सन्स के अंडर PhD करिए और मेरा बदला लीजिए, मेरे अपमान का बदला लीजिए। ये कहानी है पार्सन्स, R.K. मर्टन और पितरिम सोरकिन के बीच की। इसीलिए पार्सन्स अगर ग्रांड थ्योरी दे रहे हैं तो मर्टन साहब मिडिल रेंज थ्योरी दे रहे हैं। बोले ग्रांड कुछ भी नहीं होता, बेवकूफ़ी बातें हैं, मिडिल रेंज थ्योरी लीजिए। तो देखिए इमेज में ये पार्सन्स साहब हैं, ये मर्टन साहब हैं, और दुश्मनी है इनके बीच पर्याप्त। ये अपने हैबरमास साहब हो गए। तो आज अपनी थ्योरी खत्म हो गई, सोशल सिस्टम की थ्योरी, इसके हमने क्रिटिक भी पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे पैटर्न वेरिएबल। तो कुछ बेसिक डाउट आपके दिमाग में बनाता हूँ कि सर ये पैटर्न भी है यहाँ पर और वेरिएबल भी है, ऐसा क्यों है कि पैटर्न भी है और
वेरिएबल भी है पहला डाउट, और इसको सोशल सिस्टम अप्रोच से क्या कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं आता हो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।